आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां सादिका युवराज सिंह को समझाते हुए नजर आती है। वो उसे दिलासा देती है कि चिंता मत करे, अंजलि को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद सादिका एसीपी सर से बात करती है और कहती है कि ये खबर सुनकर हम सचमुच बहुत शॉक्ड हो गए हैं, इसलिए हम लोकल थाने में जाने के बजाय सीधे आपके पास आए हैं, क्योंकि हमें लगा कि आप ही सही सलाह दे सकते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। एसीपी सर उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अगर अंजलि ने कोई गुनाह किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन युवराज सिंह इस बात से संतुष्ट नहीं होता और गुस्से में कहता है कि आप अब भी अगर मगर की बात कर रहे हैं। ये सोचकर ही घिन आती है कि अंजलि कभी हमारे घर की बहू हुआ करती थी। वो कहता है कि हमारे राजपूत खानदान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि एक मासूम चेहरे के पीछे इतना गंदा और खतरनाक चेहरा छिपा हुआ था। इसके बाद युवराज फिर से अंजलि से बात करने की कोशिश करता है और फोन पर उससे बार बार पूछता है कि महक कहाँ है, तुम उसे कहाँ छोड़कर आई हो? तुम उसके साथ कई लड़कियों को भी लेकर गई थी। मेरी महक को वापस लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। युवराज की ये हालत देखकर एसीपी सर भी हैरान रह जाते हैं कि वो कितनी बेचैनी और बेबसी में ये सब कह रहा है। दूसरी तरफ अंजलि फोन पर बार बार यही कहती रहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम क्या बोले जा रहे हो? लेकिन युवराज उस पर यकीन करने को तैयार नहीं होता और कहता है कि तुम बताओ, तुम कहाँ हो? मुझे पता है कि तुम लड़कियों का चालान करने गई हो और तुम्हारे साथ एक बड़ा गैंग भी है। यह सुनकर अंजलि फोन काट देती है और युवराज वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। उधर अंजलि भी गहरी सोच में पड़ जाती है और हैरान होकर खुद से सवाल करती है कि जब उसने कुछ किया ही नहीं तो उस पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। वो घबराकर बाहर भागती है और देखती है कि उसकी गाड़ी वहां नहीं है। वो ड्राइवर को जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें बैठा एक आदमी उससे पूछता है कि क्या आपको कहीं जाना है? अंजलि कहती है कि हाँ, उसे बहुत ज़रूरी काम से जाना है और अगर वो उसे लिफ्ट दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो आदमी तुरंत हामी भर देता है और कहता है कि बैठ जाइए। अंजलि उस गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी वहां से निकल जाती है। उसी समय पीछे से कोई आदमी गिन्नी को फोन करके खबर देता है कि अंजलि गाड़ी में बैठकर निकल गई है। यह सुनते ही गिन्नी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो बेहद खुश होकर कहती है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अंजलि ने मेरी जिंदगी में जितना जहर घोला है उससे कहीं ज्यादा जहर अब उसे पीना पड़ेगा। वो चाहेगी तो मर भी नहीं पाएगी और चाहेगी तो जी भी नहीं पाएगी, बस एक बार वो वापस आ जाए। तभी वहां मंत्री भी आ जाते हैं और गिन्नी उनसे पूछती है कि क्या आप मेरे साथ हैं? मंत्री कहते हैं कि बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, इस अंजलि को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इस मामले को संसद तक लेकर जाऊंगा। वो कहता है कि पता नहीं कितनी लड़कियां इस तरह बॉर्डर के पार भेजी जा रही हैं और कल जिस चैनल पर यह खबर आई थी उसी चैनल पर आज मेरा भाषण टेलीकास्ट होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि अंजलि अवस्थी और उसका गैंग कितना बड़ा रैकेट चला रहा है। मंत्री आगे कहता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है, इसलिए मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर गिन्नी बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कहानी का रुख बदलता है और दिखाया जाता है कि वेद आरती के कमरे में जाता है और इसे आवाज लगाता है, लेकिन आरती नशे में धुत होकर सो रही होती है। वेद उसे जगाने की कोशिश करता है और जब आरती को होश आता है तो वो वेद को देखकर चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? कमरे में घुसने की परमिशन किसने दी? वेद कहता है कि उसे इस कमरे में आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आरती ताना मारते हुए कहती है कि परमिशन लेनी पड़ती है, खासकर तब जब किसी का पति किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ रिश्ते में हो
और पत्नी उसे अपनी आंखों से देख ले, वह भी उसी बिस्तर पर। ये कहते कहते आरती को सब कुछ याद आने लगता है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो वेद से कहती है कि मुझे छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन वेद जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, दिन रात नशे में डूबी रहती हो, तुम्हें पता भी है बाहर क्या हो रहा है, क्या तुम न्यूज़ चैनल देख रही हो या नहीं। वेद उसे बताता है कि जिस अंजलि को वो माँ की तरह मानती है, उसी पर आरोप लग रहे हैं कि वो बेबस लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसे कोर्ट तक ले जाया जा रहा है और उस पर स्मगलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरती बेपरवाही से कहती है कि तो मैं क्या करूं, लेकिन वेद उसे समझाने की कोशिश करता है कि मामला बहुत गंभीर है। क्या तुम उसका साथ नहीं दोगी? क्या तुम ऐसे ही चुप बैठी रहोगी? और इसी बढ़ते तनाव और उलझनों के साथ कहानी आगे बढ़ती नजर आती है। आरती गुस्से और नफरत से भरे स्वर में वेद से कहती है कि किसी भी कीमत पर वो अंजलि का साथ नहीं देगी, क्योंकि उसे उनसे घिन आती है। इतना ही नहीं, वो वेद से भी कह देती है कि अब उसे उससे भी घिन आने लगी है और वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आरती वेद को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है और साफ शब्दों में कह देती है कि अब उनकी अगली मुलाकात कोर्ट में ही होगी। ये सुनकर वेद हैरान रह जाता है और दुख भरे स्वर में पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। उसकी वही आरती कहाँ चली गई जो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी और जिसे वो आज भी उतना ही प्यार करता है। वेद उसे याद दिलाता है कि वो हमेशा अपनी माँ और अपने रिश्तों के लिए जीती थी, लेकिन ये सुनते ही आरती का दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ता है। वो कहती है कि किस माँ की बात कर रहे हो आप? उस माँ की जिसने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया, जो सालों तक मेरे साथ नहीं रही। वो बताती है कि उसने अपना पूरा बचपन नानो की गोद में बिताया और पद्मा मौसी का हाथ पकड़कर चलना सीखा, और जैसे ही उसकी माँ वापस आई, उसके जीवन में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही लेकर आई। आरती रोते हुए अपने मन का सारा दर्द निकालने लगती है और कहती है कि उसकी माँ की वजह से उसके पिता को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी और वो ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरती लगातार अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाती जाती है। ये सुनकर वेद को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो। लेकिन आरती भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो पागल नहीं है और अब उनका साथ यही तक था। अब वे दोनों ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। वो हाथ जोड़कर वेद से जाने की विनती करती है। वेद एक बार फिर पूछता है कि क्या ये उसका आखिरी फैसला है, और आरती दृढ़ता से कहती है कि हाँ, यही उसका आखिरी फैसला है। तब वेद भी गंभीर स्वर में कहता है कि ठीक है, लेकिन उसकी एक बात याद रखना, अंजलि अवस्थी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, और वो उनका दामाद वेद राजवंशी, चाहे दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। यह उसका वादा है। यह सुनकर आरती कुछ पल के लिए चौंक जाती है। वेद वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे में रखी साड़ियों पर पड़ती है और वो मुड़कर पूछता है कि ये साड़ियाँ यहाँ क्या कर रही हैं। यह सवाल सुनकर आरती घबरा जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो इन्हीं साड़ियों को पहनकर लड़कियों को ले जाने के लिए बाहर जाती रही है। वेद फिर पूछता है कि तुम तो ऐसी साड़ी पहनती नहीं हो, फिर ये यहाँ कैसे आई? और यह साड़ी तो अंजलि की लग रही है। आरती तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि यह कमरा पहले मम्मी पापा का हुआ करता था। यहाँ उनकी साड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वेद कहता है कि उसे हैरानी नहीं बल्कि शक हो रहा है, क्योंकि इस घर के बाहर लगी नेम प्लेट राजपूत की नहीं बल्कि रानी मजूमदार की है, जो अंजलि की दुश्मन है, और ऐसे घर में अंजलि की साड़ी मिलना उसे ठीक नहीं लग रहा। इतना कहकर वेद उस साड़ी की फोटो अपने फ़ोन में लेने लगता है। आरती घबराकर पूछती है कि फ़ोटो क्यों ले रहे हो, तो वेद कहता है कि कब कौन सी बात सबूत बन जाए ये कोई नहीं जानता। इसके बाद वेद अचानक आरती से पूछता है कि कल रात वो कहाँ थी। ये सवाल सुनकर आरती का चेहरा उड़ जाता है,
लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो घर पर ही थी और उससे ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। वेद उसके पास आकर ध्यान से उसे देखता है और कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो, और अगर तुम्हें वही साड़ी पहना दी जाए तो तुम हूबहू अंजलि जैसी लगोगी। यह सुनकर आरती और ज्यादा घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। वेद कहता है कि कुछ नहीं, बस यूं ही एक ख्याल आया था, लेकिन जाते जाते वो आरती को चेतावनी देता है कि कहीं ऐसा पाप मत कर बैठना जिसे भगवान भी माफ ना कर सके। इतना कहकर वेद वहां से चला जाता है। वेद के जाते ही आरती बेचैन हो जाती है और खुद से कहती है कि वेद को उस पर शक हो गया है, और उसे याद आता है कि नशे की हालत में वो साड़ी कमरे में ही छोड़ आई थी। घबराकर वो गिन्नी को फोन लगाती है, लेकिन गिन्नी फोन नहीं उठाती। तब आरती अंदाजा लगाती है कि शायद गिन्नी अंजलि को कोर्ट ले जाने में व्यस्त होगी। दूसरी तरफ कहानी का दृश्य बदलता है और दिखाया जाता है कि अंजलि एसीपी सर के पास पहुंच चुकी है। अंजलि घबराकर पूछती है कि सर क्या हुआ, लेकिन वहां मौजूद राधिका तंज भरे स्वर में कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ। इसी तनाव और सवालों से भरे माहौल में कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है, और आगे क्या होगा ये जानने के लिए सभी की नजरें अगले एपिसोड पर टिक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।